हेलो बच्चों, वेलकम टू यू पीके केमिस्ट्री क्लासेस। तो बच्चों आज हम जो है सरफेस केमिस्ट्री से आज हम पढ़ेंगे। उत्प्रेरक चल रहा था आपका, इस जो टॉपिक था इसमें पहले हमने टॉपिक आप लिया था कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस लिया था। तो आपको कैटालिस्ट में एक टॉपिक हमने समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक के बारे में आपको बताया। अब हम वो भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण था समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक का। तो आज हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कैटालिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक का हम आज वर्गीकरण पढ़ेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल जो है ये टॉपिक चल रहा है आपका। बस एक दो बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये इस उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर जो आपके उत्प्रेरण है वो चार प्रकार के हैं। वो चार प्रकार के कौन कौन से हैं लिखा हुआ है। पहला आपका है धनात्मक उत्प्रेरक, यानी कि पॉजिटिव कैटालिसिस है। और दूसरा आपका है निगेटिव उत्प्रेरण जिसे कहते हैं हम ऋणात्मक कैटालिसिस कहते हैं। और तीसरा आपका है स्व उत्प्रेरण है, यानी कि इसको ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। और चौथा एंड लास्ट आपका है क्या, इंड्यूस कैटालिसिस कहते हैं इसको, यानी कि प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। तो इन चारों को आज हम देखेंगे, बहुत सरल तरीके से देखेंगे, बहुत ही आसान है। बस आप ध्यान से जो है गंभीर होकर बस इस टॉपिक को आप देखते रहें और समझते रहें। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने आपको बता दिया इसका वर्गीकरण। पहला हम लेते हैं आपका पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होता है आपका, यानी कि धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं। देखिए धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं, यानी कि और धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं, यानी कि धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं, इस बात को हम समझें। तो वह रासायनिक क्रिया जो किसी रासायनिक क्रिया की दर को क्या करता है, यानी कि उसके रेट को, इसके वेग को बढ़ा देता है, हम उसको कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। क्या है वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देता है, उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और इस प्रकार किसी रासायनिक क्रिया की दर में जो वृद्धि होती है, जो उसमें इंक्रीज हुआ, जो वृद्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उस घटना को हम क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए। वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। तथा अभिक्रिया की दर में वृद्धि की घटना धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। तो ये आपका डिफिनीशन हुआ पॉजिटिव जो है कैटालिसिस का। ठीक है, पॉजिटिव कैटालिसिस। तो एक कैटालिसिस जो है आपका वो एक प्रकार की फिनोमिनन है, घटना है। और जो कैटालिस्ट है वो आपका क्या है, एक पदार्थ है जो क्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा रहा है। और ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम बाहर से मिलाते हैं, रासायनिक क्रिया में मिलाते हैं, ये केवल रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं, केवल ये अपक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं, और ना ही इनके जो है भार में और ना ही इनके रासायनिक कंपोजिशन में जो है कोई भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको हम बताया। तो धनात्मक उत्प्रेरक के आपके एग्जांपल्स क्या होंगे, आपको धनात्मक उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा। वे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और धनात्मक और इस प्रकार अभिक्रिया की दर में तथा अभिक्रिया की दर में वृद्धि की घटना को हम क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक के एग्जाम्पल आपके क्या है, इसके पीछे वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। तो समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण में आपको जितने एग्जाम्पल बताए गए हैं वो सब आपके क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण के ही हमने आपको उदाहरण वहां पर दिया है। उसमें कोई भी आपको निगेटिव का जो है नहीं दिया गया है। तो आप वहां से सारे एग्जाम्पल्स जो है इसमें लाकर जो है आप सेट कर सकते हैं, इसमें आप दे सकते हैं। कुछ हम एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको और बता रहे हैं, जैसे इसमें और एग्जाम्पल हम कुछ और एक्स्ट्रा बता रहे हैं, जैसे डीकन विधि से क्लोरीन Cl2 का निर्माण, ये एग्जाम्पल आपको हम एक और दे रहे हैं। बाकी नोट में आप लिखेंगे क्या, नोट में आप क्या लिखेंगे, नोट में आप यही लिख लेंगे जो आपको
समांगी एवं विषमांगी, समांगी एवं विषमांगी के उदाहरण, उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो है, इसके एग्जाम्पल है क्या हो, धनात्मक, धनात्मक उत्प्रेरण के हैं, धनात्मक उत्प्रेरण के हैं। वो जो समांगी और विषमांगी में जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए गए वो सब धनात्मक उत्प्रेरण के आपके एग्जाम्पल हैं, और वो सब धनात्मक उत्प्रेरक यहाँ पर लगाए गए हैं। तो डीकन विषय क्लोरीन के निर्माण में कैसे करते हैं, यहाँ HCl जो है, HCl जो है गैस ली जाती है और इसको ऑक्सीजन के साथ, यानी कि एयर में इसको ऑक्सीजन के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। और यहाँ पर उत्प्रेरक के यूज में क्या है, CuCl2 यानी कि क्यूप्रिक क्लोराइड क्या होता है, यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड जो आपका होता है ये CuCl2, इसको कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, ये जो है यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करता है। और भी कौन सा उत्प्रेरक, धनात्मक, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है ये। तो ये बना लेता है क्या है, यहाँ 4 आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ बन जाता है 2H2O, लिक्विड बन जाता है। लिक्विड क्या, इसकी वाष्प बनती है अभी, और क्या बन जाती है, Cl2 गैस बनती है। तो ये क्लोरीन गैस जो है आपकी बनती है। तो यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड जो आपका है, क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड जो आपका है ये क्या है, एक धनात्मक उत्प्रेरक है, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट है यहाँ पर। चलिए बाकी एग्जाम्पल तो आप ये लिखेंगे सारे, बाकी एक एग्जाम्पल हमने बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका जिंक है जो सॉलिड आपका होता है, और H2SO4 जो आप रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर आपका क्या होता है, इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट जो होता है एक धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक की तरह जो है ये कार्य करता है, और बनता क्या आपका, जिंक सल्फेट और प्लस क्या बनता है, H2 गैस बनता है, और एक सॉलिड इसका बनता है, या इसमें विलयन लिया जाता है, इसका एक्वास बन जाता है, और ये भी आपका क्या होता है, लिक्विड होता है यहाँ पर। तो ये आप जो है इसमें एग्जांपल जो है ये दो हमने आपको दो धनात्मक उत्प्रेरक के हमने और आपको एग्जांपल बता दिए हैं। बाकी जितने आपको समांगी विषमांगी में, हम एक बार फिर कह रहे हैं, जितने भी समांगी और विषमांगी में आपको एग्जांपल बताए गए सब धनात्मक उत्प्रेरक के आपके उत्प्रेरण के एग्जांपल आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरा, ये तो आप समझ गए। दूसरा हम चलते हैं क्या, ऋणात्मक उत्प्रेरक पर चलते हैं। चलिए ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या आपका है, इस पर चलते हैं। धनात्मक आपका खत्म हो गया है, ये समाप्त हुआ। अब आ गया ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक, किसे कहते हैं, वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, घटा देते हैं, मंद कर देते हैं, उसको घटा देते हैं, मंद कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और इस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में कमी की घटना को, इस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में कमी की घटना को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम या घटा देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। तथा अभिक्रिया की दर में
कमी की घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक, ये डिफिनेशन है, देख लीजिए। ओके, वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक क्रिया की दर को घटा देता है, कम कर देता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। तथा अब क्रिया की दर में कमी की घटना क्या कहलाती है? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, आपको ये डिफिनेशन क्या होगा समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का आपका विघटन है। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के विघटन में आपका आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जो होता है H3PO4 जो होता है, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये रासायन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है आपका H2O प्लस हाफ O2 में जो विघटित होता है, ये जो है इसकी अपक्रिया की दर को क्या करता है? ये घटा देता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या इसको आप डबल ले सकते हैं 2H2O, ऐसा भी कर सकते हैं, डबल ले सकते हैं, या 2H2 कर सकते हैं, और यहाँ O2 भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? रासायनिक अपक्रिया की दर को क्या करता है? H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जो होता है, ये अपक्रिया की दर को क्या करता है? घटा देता है। इसलिए आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल क्या है? यहाँ पर एक प्रकार क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये सोडियम आपका सल्फाइड है। ये सोडियम सल्फाइड आपका है, ये ऑक्सीजन के साथ जो है, चलो इसको हाफ ले लेते हैं इसको, या तो इसको डबल ले लें, इसको हाफ ले, इसको भी O2 ले लें, इसको डबल ले लें। तो सोडियम सल्फाइड जो बनता है, ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरीन जिसे कहते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो कहते हैं, ये क्या काम करता है? यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ बन जाता है ये सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट बन जाता है। सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड से क्या बन जाता है? सोडियम सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पर एक क्या करता है? ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरीन जो होता है, वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ग्लिसरीन का फार्मूला क्या? CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, और क्या है? CH2OH। ये आपका क्या है? ग्लिसरीन है। ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक के कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल बताएं, और एग्जाम्पल लीजिए। चलिए और एग्जाम्पल हम इसके देते हैं। दो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, और दो एग्जाम्पल अब हमको आपको ऐसा बता रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा परीक्षा में जो है एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दो एग्जाम्पल हम आपको और बता रहे हैं, वो कौन कौन से आपके एग्जाम्पल हैं। देखिए, तीसरा एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, CHCl3 एक क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो क्या बनता है? COCl2 फॉस्जीन नामक विषैली गैस बनती है। क्या बनती है? फॉस्जीन नामक विषैली गैस बनती है। ये फॉस्जीन क्या है? पॉइजनस गैस है। ये विषैली जो है गैस बनती है। तो ये विषैली गैस है, फॉस्जीन नामक विषैली गैस है। तो ये जो है प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट, लाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और ये फॉस्जीन नामक क्या बनाती है? विषैली गैस बनती है। तो फॉस्जीन नामक विषैली, चूंकि क्लोरोफॉर्म का जो यूज होता है वो निश्चेतक के रूप में बेहोश करने में, मूर्छा करने में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बिना जांच किए सुंघा दिया जाए, उसको अगर सुंघा दिया जाए इसकी गंध को, तो वो तो बेहोश होता है। लेकिन अगर फॉस्जीन नामक विषैली गैस बन जाती है, जो कि क्लोरोफॉर्म से बहुत ज्यादा विषैला होता है,
तो ये इससे उसके मृत्यु लेथल होने का खतरा होता है, मतलब उसको जान जाने की जो होता है चांस हो सकते हैं। तो इसलिए जो है क्लोरोफॉर्म का कभी भी क्या हो तो इसलिए सुंघाया इस तभी जाएगा जब उसका जांच कर लिया जाएगा, उसका टेस्ट कर लिया जाएगा, तभी सुंघाया जाएगा। इसलिए क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म को बोतल में रखने से पहले क्या होता है उसमें 1% क्या करते हैं एथिल एल्कोहल डाल देते हैं। यही एथिल एल्कोहल क्या होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या होता है C2H5OH एथिल एल्कोहल जो होता है ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है यहाँ पर, ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए फास्जिन नामक विषैली गैस बन भी गई, फास्जिन नामक विषैली गैस अगर बन भी गई, लाइट लेते हैं हम, ठीक, ओके, अगर फास्जिन नामक विषैली गैस बन भी गई तो क्या होता है ये एथिल एल्कोहल इस फास्जिन को क्या करता है एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। देखिए जो फास्जिन है COCl2 है, इसको क्या करता है एथिल एल्कोहल जो होता है Cl2 2 है यहाँ, और इससे क्या करेगा ये Cl2 यहाँ इसके H से ये क्या करेगा इसको निकाल देगा, तो इसके एथिल एल्कोहल से डबल लेंगे, इसको एथिल कार्बोनेट में चेंज कर देगा C2H5 का होल CO3 में और +2HCl, ठीक है। तो ये एथिल कार्बोनेट में इसको परिवर्तित कर देगा, और ये क्या होता है ये विषैला नहीं होता है, ये विषैला नहीं होता है। एथिल कार्बोनेट आपका क्या है ये विषैला नहीं होता है। तो एथिल कार्बोनेट को क्या कर देता है जो फास्जिन आपकी विषैली गैस होती है, एथिल एल्कोहल क्या करता है उसके आप विषैले में चेंज कर देता है, ये विषैला नहीं होता है एथिल कार्बोनेट। तो एथिल ने एल्कोहल ने क्या किया, ये जो फास्जिन गैस अगर बन भी गई तो उसको क्या कर देता है, ये विषैला बहुत ज्यादा है, ये अविषैला होगा तो विषैले से क्या कर दिया अविषैला कर दिया, ये विषैला नहीं है तो इसका ये विपरीत काम कर दिया ना, किसने कर दिया एथिल एल्कोहल ने। इसलिए यहाँ एथिल एल्कोहल क्या होगा आपका ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसलिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है एथिल एल्कोहल को क्या होता है एथिल जो क्लोरोफॉर्म होता है इसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि रंगीन बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो रंगीन बोतल होता है वो प्रकाश को क्या करता है ऑब्जर्व कर लेता है, जो रंगीन बोतल होता है प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसमें प्रकाश नहीं जा पाता और उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। इसलिए क्या किया जाता है क्लोरोफॉर्म को हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है। और अगर आपका रंगहीन बोतल है तो उसमें ग्लास जो प्रकाश होगा उस ग्लास से क्या हो जाएगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफॉर्म तक पहुंच जाएगा, उसका ऑक्सीकरण कर देगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है ऑब्जर्व कर लेता है और क्लोरोफॉर्म तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और उसका ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाता है। तो एक प्रकार से ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चौथा एग्जाम्पल हम बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चौथा आपका एग्जाम्पल क्या है, चौथा एग्जाम्पल ये है पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए, पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए पेट्रोल में TeL मिलाया जाता है और TeL ही क्या है एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है। Tl क्या है ऋणात्मक उत्प्रेरक है। अब Tl क्या है टेट्रा एथिल लेड होता है ये, यानी कि C2H5 का होल और ए Pb टेट्रा एथिल लेड होता है। टेल जिसे कहते हैं टेट्रा एथिल लेड। अब अपस्फोटन क्या होता है, पेट्रोल में जो घटिया किस्म के पेट्रोल होते हैं
उसमें क्या होता है, उसका दहन क्या होता है, इंजन में समय से पूर्व ही क्या हो जाता है, जल जाता है। और उसमें क्या होती है, एक मेटेलिक जो है तीव्र जो है शार्प जो है मेटेलिक साउंड उत्पन्न उसमें होती है। इसी को हम कहते हैं अपस्फोटन कहते हैं। इस अपस्फोटन की दर को कम करने के लिए, ज्यादा ये अपस्फोटन ना हो, आवाज उसमें ना हो, इसलिए पेट्रोल घटिया जो किस्म के पेट्रोल होते हैं उसमें टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। और ये अपस्फोटन दर को क्या करता है, कम कर देता है। जो बहुत ज्यादा आवाज करती है वो बहुत कम आवाज करने लगती है। किसकी वजह से, टेट्रा एथिल लेड की वजह से। इसलिए यहाँ टेट्रा एथिल लेड क्या है, एक यहाँ पर ऋणात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, ओके, आप समझ गए होंगे। चलिए, दो और है, हम उसको देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें आपके 4 एग्जाम्पल हमने दे दिया, आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं अगला स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण यानी कि ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस क्या होता है, जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में, इसमें बाहर से कोई आपको उत्प्रेरक नहीं मिलाना पड़ता। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए, स्व उत्प्रेरण यानी कि जो अपने आप रासायनिक प्रक्रिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट बने, स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य कर दे, तो उसी को हम कहते हैं स्व उत्प्रेरण। तो उसमें कहते हैं स्व उत्प्रेरण, और इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में बना हुआ उत्पाद, जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक, जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की तरह उत्प्रेरक की तरह कार्य करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है स्व उत्प्रेरक कहलाता है, तथा इस प्रकार की घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, हम चलिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण लेते हैं, एथिल एसीटेट का जल अपघटन CH3COO-C2S5 एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ये एथिल एसीटेट है, इसका क्या करते हैं, जब जल अपघटन करते हैं हम, तो इसमें क्या होता है, एसिटिक एसिड बनता है और प्लस क्या बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है। तो इसमें जैसे ही पहले क्रिया मंद गति से चलती है, लेकिन जैसे ही यहाँ एसिटिक एसिड थोड़ी मात्रा में बनती है, तैसे ही एसिटिक एसिड क्या होती है, देखा गया कि ये जो है अपक्रिया की दर को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो एसिटिक एसिड क्या करता है, यहाँ स्व उत्प्रेरक की तरह यहाँ जो है बिहेवियर करता है। तो यहाँ पर इस क्रिया में एसिटिक एसिड आपका क्या हुआ, स्व उत्प्रेरक की तरह कार्य जो है करता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, KMnO4 आपका जो होता है और H2SO4 ये, और प्लस ऑक्जेलिक एसिड H2
C2O4 इसका। यहाँ पर ये जो क्रिया होती है इसको बैलेंस करने के लिए 3 लेंगे आप, यहाँ 2 और यहाँ 3 और यहाँ पर ये 5 लगेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है K2SO4 और प्लस 2MnSO4 और प्लस क्या बनता है यहाँ पर 10 CO2 और प्लस जो होता है यहाँ पर 8 जो है H2O बनता है। यहाँ पर जो मैग्नीज सल्फेट है ये अब क्रिया की दर को यहाँ पर बढ़ाता है। तो यहाँ पर ये क्या है मैग्नीज सल्फेट, जो आपका मैग्नीज सल्फेट होता है, मैग्नीज सल्फेट ये स्व उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये मैग्नीज सल्फेट यहाँ क्या करता है स्व उत्प्रेरक का जो है कार्य करता है। ठीक है, ओके। तो देखिए फिर से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक की तरह कार्य करने लगता है, ठीक, और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, स्व उत्प्रेरक कहलाता है तथा इस प्रकार की घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे आपका एथिल एसीटेट है, क्या है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट है। इसका जब जलावटन किया जाता है तो जैसे ही एस्टिक एसिड यहाँ थोड़ी मात्रा में बनती है, अभिक्रिया की दर जो पहले धीमे गति से चल रही है वो क्या होती है बहुत फास्ट होने लगती है। तो एस्टिक एसिड यहाँ क्या आपका स्व उत्प्रेरक है। इसी तरीके से पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है ये कैसा होता है गुलाबी रंग का होता है। इसका गुलाबी रंग क्या होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है गायब होने लगता है। गुलाबी रंग धीरे धीरे क्या होता है गायब होने लगता है और बाद में क्या होता है बहुत तीव्र गति से क्या होता है गायब होता है। और क्योंकि ये मैग्नीज सल्फेट बनता है, ये मैग्नीज सल्फेट क्या होता है यहाँ पर स्व उत्प्रेरक की तरह जो है बिहेवियर करता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल है आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और भी हम बता दें आपको, तीसरा एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आपका आर्सिन है ASH3 ऑर्सिन है, इसका जब अपघटन किया जाता है तो एक आर्सिन बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या करता है स्व उत्प्रेरक का कार्य जो है ये करता है। यहाँ आर्सिन क्या होता है स्व उत्प्रेरक की तरह जो है ये यहाँ पर बिहेवियर करता है। ये आर्सिन अम्ल है, आर्सिन अम्ल है ये। तो यहाँ पर आर्सिन अम्ल से जैसे आर्सिन अलग होता है, अपघटन अभिक्रिया है ये, अपघटन अभिक्रिया है, यहाँ पर क्या करता है स्व उत्प्रेरक की तरह बिहेवियर करता है। चलिए एक और देखते हैं, लास्ट आपका है प्रेरित उत्प्रेरण। इंड्यूस कैटालिस्ट आपको लिख दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है जब दो रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, इसमें जब दो रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ हो, जब दो रासायनिक अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हो एक साथ हो रही हो, तो उनमें से एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, दूसरे अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक तथा इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ओके, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल इसका बहुत ज्यादा नहीं है, एक एग्जाम्पल आपको इसको हम देंगे। जैसे आपका क्या है
सोडियम आर्सेनाइड है ASO3, इसका वायु के द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसका वायु के द्वारा क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन जो है नो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन वही क्या होता है, सोडियम सल्फाइड का क्या होता है, वायु के द्वारा ऑक्सीकरण क्या हो जाता है, और ये सोडियम क्या बना लेता है, सल्फेट बना लेता है। ठीक है, इनका सॉल्यूशन ये इसका तो नहीं होता है, लेकिन इसका वायु के द्वारा हो जाता है। लेकिन क्या है यहाँ, अगर दोनों के विलयन बनाकर सोडियम आर्सेनाइड का विलयन ले और सोडियम, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सोडियम आर्सेनाइड, जो सोडियम आर्सेनाइड था और सोडियम सल्फाइड था, जब दोनों का विलयन बनाकर यहाँ पर एक में मिला दिया गया और फिर वायु के द्वारा इसका ऑक्सीकरण किया गया, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण किया गया, तो सोडियम सल्फेट बन गया और सोडियम आर्सेनेट बन गया। तो यहाँ पर क्या किया, इस वाली अपक्रिया को ये वाली अपक्रिया ने क्या कर दिया, इसको उत्प्रेरित कर दिया। इसकी अपक्रिया की दर को इस वाले ने इस वाली अपक्रिया की दर को क्या कर दिया, इसने बढ़ा दिया। इसलिए ये जो अपक्रिया है, यही अपक्रिया क्या कहलाती है, ये वाली अपक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। प्रेरित उत्प्रेरक कहलाती है। ठीक है, ये वाली अपक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरित उत्प्रेरक कहलाती है ये वाली अपक्रिया। तो ये वाली अपक्रिया क्या हुई, यहाँ पर प्रेरित उत्प्रेरक जो है कहलाती है। इस प्रकार से ये अपक्रिया क्या हो गई, आपकी पूर्ण हो गई यहाँ पर। ठीक है, ओके, नोट्स बना ले। ठीक है, तो ये आपका आज जो है उत्प्रेरक की क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक का जो है वर्गीकरण समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे उत्प्रेरक के लक्षण, तो उत्प्रेरक के कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और उस पर हम अच्छा सा आपको नोट्स भी देंगे। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।